Dear students, today we are going to learn the exercise of the chapter The Airing Planet, The Green Movement's Role। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं की हॉर्नबिल इंग्लिश का चैप्टर 5 है, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द एयरिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। एयरिंग प्लैनेट्स हम लोग इसके वीडियो में, चैप्टर के जो वीडियो था उसमें हम इसको समझ चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अंडर द एक्सरसाइज सेक्शन, द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। आपने चैप्टर पढ़ा है, उसको समझा कितना है इसके बारे में है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एयरिंग प्लैनेट। मतलब अपने बुक में उन लाइनों को ढूंढिए जिनसे ये पता चलता हो कि द एयरिंग प्लैनेट जो टाइटल है ये इस चैप्टर का सही में नाम होना चाहिए था, ये इस चैप्टर का उपयुक्त नाम है। तो देखिए कुछ लाइन्स हैं जिनके आधार पर ये पता चलता है कि सही में हमारी अर्थ जो है वो बीमारू है, वो बीमार है। देखिए आंसर है, लाइन्स दैट सपोर्ट द टाइटल द एयरिंग प्लैनेट आर। ऐसी लाइनें जो इस टाइटल को सपोर्ट करती हैं वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहली लाइन हमको मिली है टेक्स्ट में, द अर्थ वाइटल साइंस रिवील इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। ये आपके चैप्टर में शुरुआत में ही है कि अर्थ के जो मुख्य साइंस हैं, चिन्ह हैं, संकेत हैं, वो ये प्रदर्शित करते हैं कि इस पृथ्वी का अर्थ जो है डिक्लाइनिंग हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, क्षय हो रहा है। दूसरा है, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and airing environment। क्या हम अपने आगे आने सक्सेसर्स मीन्स आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जला भुना प्लैनेट, उन्नत किस्म के रेगिस्तान जो जितना अभी रेगिस्तान हैं उनसे भी ज़्यादा बदतर स्थिति के रेगिस्तान, या इम्पॉवरिश्ड मीन्स होता है पुअर, गरीब, असहाय, बीमारू, लैंडस्केप एंड एयरिंग एनवायरनमेंट। क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रकार का प्लैनेट सौंपने जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी लाइन हमको मिली है, द एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। कई सारे देशों में से जो 88 देशों में इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे पता चलता है कि एनवायरनमेंट है डिटेरियोरेटेड सो बैडली, कि जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। डिटेरियोरेटेड मीन्स होता है बदतर होना, एंड दैट इज़ इट क्रिटिकल। और ये क्रिटिकल, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कहता है कि उसकी स्थिति क्रिटिकल है, गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। और चौथी लाइन है, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलोड। ये बड़ा ही अच्छा कहा गया है कि मैनकाइंड यानी मानव समाज के पहले, प्रीसीड मीन्स पहले जंगल थे, डेजर्ट फॉलोज, और मैनकाइंड यानी मानव जाति के जो आगे का समय होगा उसमें केवल रेगिस्तान होंगे। तो ये 3-4 लाइनें ऐसी आई हैं जिनसे ये सपोर्ट मिलता है कि द एयरिंग प्लैनेट जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। लुसाका जाम्बिया के एक चिड़ियाघर में जो पिंजड़ा है उसमें एक नोटिस लिखी थी, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक प्राणी। इसका क्या महत्व है, ये किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है? आंसर देखिए, द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट, इस नोटिस का मतलब ये है कि
ह्यूमन इज डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट, कि जो मनुष्य है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, एंड द एंटायर इकोलॉजी, और ना केवल पर्यावरण के लिए बाकी पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए। ह्यूमन हैज़ डिटेरियरेटेड द प्लैनेट एंड द हार्म डन बाय हिम इज इनकैलकुलेबल एंड बियॉन्ड रिपेयर। मनुष्य ने इस प्लैनेट का बहुत ज़्यादा डिटेरियरेशन किया है, बहुत ज़्यादा उसको बर्बाद किया है, एंड द हार्म, और जो नुकसान उसने किया है, बाय हिम, मनुष्यों ने, इज़ इनकैलकुलेबल, उसकी गणना नहीं की जा सकती है, एंड बियॉन्ड रिपेयर, और वो रिपेयर भी नहीं हो सकता है, रिपेयर की सीमा से भी बाहर चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। अर्थ के जो मुख्य जैविक सिस्टम्स हैं उनमें किस प्रकार से डिप्लीशन हो रहा है, किस प्रकार से वो निरंतर अवनति पर जा रहे हैं, गर्त पर जा रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, कैसे ये आप बताएंगे। तो देखिए, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर, पृथ्वी के जो 4 मुख्य जैविक संस्थान हैं, जैविक साधन हैं, वो हैं फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स एंड क्रॉपलैंड्स। मतलब ये मछली उद्योग जो है, जहाँ मछलियाँ होती हैं, जो चारागाह होते हैं, जंगल्स होते हैं, और जो खेती किसानी की ज़मीन होती है, ये 4 जो है पृथ्वी के मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। दे प्रोवाइड ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, और यही 4 जो हैं ये कल कारखानों के लिए, उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ दीज बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जो है, काजिंग फिशरीज टू कोलैप्स, अत्यधिक उपयोग की वजह से जो फिशरीज हैं, जहाँ मछली पालन होता है, वो कोलैप्स हो रहा है, वो तबाह हो रहा है। फॉरेस्ट्स डिसअपीयरेंस, जंगल गायब हो रहे हैं। डिटेरियरेशन ऑफ द क्रॉपलैंड, खेती की ज़मीन जो है वो लगातार बदतर हो रही है। अगर हम खाद या फर्टिलाइजर्स का यूज़ न करें तो आज ऐसी स्थिति है कि उसमें अनाज अपने से हो ही नहीं सकता। एंड कन्वर्टिंग ग्रास लैंड्स टू वेरन वेस्ट लैंड्स, और इनका अत्यधिक दोहन जो है, ये जो ग्रास लैंड्स हैं, जो चारागाह हैं, उनको एक बंजर अनुपयोगी ज़मीन में बदल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द ऑथर आर्ग्यू that the growth of bird population is one of the strongest factors distorting the future of human society? Why does the author aver? कवि यह दावे के साथ क्यों कहता है? aver मीन्स होता है दावे के साथ कहना। कवि यह ऑथर, लेखक यह दावे के साथ क्यों कहता है कि ग्रोथ ऑफ बर्ड पॉपुलेशन, संसार की जो जनसंख्या वृद्धि है, इज़ वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फैक्टर्स, अन्य कारणों में से ये एक सबसे मजबूत कारण है, प्रबल कारण है, डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज के भविष्य को डिस्टॉर्ट कर रहा है, बिगाड़ रहा है। आंसर देखिए, द ऑथर averts that growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society because, इतना आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा, बिकॉज से आंसर है क्योंकि। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू हंगर, जो जनसंख्या वृद्धि होती है उससे भुखमरी का जन्म होता है, पॉवर्टी, गरीबी का जन्म होता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी बढ़ती है। इट आल्सो काजेज द प्रेशर अपॉन द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो हमारे प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं पृथ्वी के, उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए होगा, और रिसोर्सेस हम कहाँ से लेते हैं? पृथ्वी से लेते हैं। Therefore we have to make a choice,
इसलिए आज हमको एक चॉइस करनी पड़ेगी बिटवीन पॉपुलेशन कंट्रोल, कि या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जनसंख्या नियंत्रित करें, एंड कीपिंग अप विद पॉवर्टी, और या तो हम गरीबी में ही जीते रहें। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के अंतर्गत जो थे वो हो गए। अब इसका दूसरा सेक्शन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के बारे में बात करना, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है अब हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, 4 लोगों के ग्रुप में, समूह में इस चीज़ को डिस्कस करिए। कौन सी चीज़? इसमें 3-4 टॉपिक दिए हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। यद्यपि ये चीज़ आपकी है, लेकिन हम एक हिंट के तौर पर आपको यहाँ ये उपलब्ध करा दे रहे हैं। पहला टॉपिक है लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट इन्फोर्स्ड इन इंडिया। भारत में ना तो कभी कानूनों का आदर होता है और ना ही उनको कभी इन्फोर्स्ड किया जाता है, लागू किया जाता है ठीक तरीके से। इससे आप कितना सहमत असहमत हैं? तो देखिए, मेरा ओपिनियन है, आई कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, दैट लॉज नेवर रिस्पेक्टेड नॉट इन्फोर्स्ड इन इंडिया, कि भारत में कानूनों का आदर और पालन दोनों नहीं होता है। वी सी द वायलेशन, हम देखते हैं कि कई जगह वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है ऑफ द बेसिक लॉज, कुछ साधारण से कानूनों का भी, लाइक रॉन्ग ओवरटेकिंग, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करते हैं, सिग्नल ब्रेकिंग, जब सिग्नल नहीं होता है तब भी हम उसको तोड़ते हैं, इस ओवर स्पीडिंग, तेज गति से वाहन चलाना, इट्सेट्रा इत्यादि। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि हम सामान्य नियमों का भी पालन नहीं करते। देयर आर वेरियस मोर सीरियस एग्जाम्पल्स, कुछ और ज़्यादा गंभीर उदाहरण भी हैं, विच क्लियरली शोज दैट, जो कि स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि लॉज नीदर रिस्पेक्टेड नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड इन आवर कंट्री, कि कानून हमारे यहाँ ना तो आदर के साथ माने जाते हैं और ना ही उनको कड़ाई से पालन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर, मतलब जाति प्रथा, छुआछूत, बंधुआ मजदूरी और सेट टू बी अबॉलिश्ड, इनको नष्ट हो जाना चाहिए, इन चीज़ों को खत्म हो जाना चाहिए, समूह इनका विनाश हो जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल इन प्रैक्टिस, इट विल स्टिल इन प्रैक्टिस, यहाँ आई नहीं है, इल है, इट है, इट विल स्टिल इन प्रैक्टिस, ये अभी भी प्रैक्टिस में हैं, अभी भी इन चीज़ों का ये चीज़ें होती हैं समाज में। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर अ स्कॉर्च प्लेनेट, क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक जला हुआ, बर्बाद हो चुका अर्थ प्लेनेट, ग्रह, जिसमें केवल एडवांस डेजर्ट्स होंगे, भयानक रेगिस्तान होंगे, इम्पॉवर्स्ड लैंडस्केप, बदतर स्थिति की ज़मीनें होंगी, एंड एजिंग एनवायरनमेंट, और बीमारू पर्यावरण होगा। क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की पृथ्वी देने जा रहे हैं? आंसर देखिए, दीज लाइन्स वर मेंशन्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द बैंड्स कमीशन, ये बैंड कमीशन जो था उसकी रिपोर्ट में ये लाइनें लिखी गई थी। इट स्ट्रेस्ड अपॉन द रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड इम्बैलेंस ऑफ इकोलॉजी, इसने इस चीज़ पर चिंता व्यक्त की थी कि तेज़ी के साथ वृक्षों की कटाई हो रही है और पारिस्थितिक तंत्र में इम्बैलेंस यानी असंतुलन हो रहा है। ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आर काजिंग द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, बढ़ती हुई मांग, संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की जो बढ़ती हुई मांग है वो जंगलों में डिप्लीशन कर रही है, जंगलों को हानि पहुंचा रही है। कन्वर्टिंग द ग्रास लैंड इनटू बैरन वेस्ट लैंड, जिससे जो ग्रास लैंड्स है, चारागाह है, वो बंजर ज़मीनों में तब्दील हो रहे हैं। द एनवायरनमेंट हैज़ रीच्ड टू एन अनसस्टेनेबल पॉइंट, और एनवायरनमेंट एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है कि वहाँ अब ये अनसस्टेनेबल है, अब उसका निर्वहन संभव नहीं है, उसका निर्वाह संभव नहीं है। उसके बाद तीसरा टॉपिक देखिए जिसमें आपको बात करनी है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स,
हमको ये पृथ्वी जो है अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं मिली है। वी हैव borrowed it from our children। इसको तो हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। इस चीज़ से आप का क्या तात्पर्य है? मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लिटरल मीनिंग ये है, कहने का मतलब ये है, या फिगरेटिव मीनिंग आप समझ सकते हैं, कि हम ये ना मान के चले कि हमको ये विरासत में मिली है तो ये पहले से ही बिगड़ी हुई थी तो हम इसको और बिगाड़ के सामने वाले को देंगे। ये मान के चलिए कि हमने किसी से कोई चीज़ उधार ली है और उधार का नियम ये होता है कि हम जैसा उससे लेते हैं उससे जब लौटाते हैं उसे, तो उसको ना केवल उसका मूलधन लौटाते हैं बल्कि ब्याज सहित लौटाते हैं। तो यहाँ लेखक के कहने का मतलब यही है कि आप पृथ्वी को ये तो हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हमको उसकी ब्याज सहित अपने बच्चों को लौटाना है। चलिए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। द एवर स्टेटमेंट ऑफ लेस्टर ब्राउन, ये लेस्टर ब्राउन का ये स्टेटमेंट था, कथन था, क्लियरली अफर्म्स दैट, ये निश्चित रूप से स्वीकार करता है कि ओनली दिस काइंड ऑफ अप्रोच कैन गाइड अस, कि इसी प्रकार की जो अगर अप्रोच होगी, तरीका होगा, वही हमको गाइड कर सकता है, दिशा दिखा सकता है। टू सेव द प्लैनेट, और उसी से हम इस प्लैनेट को बचा भी सकते हैं। फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द करंट जनरेशन टू बी गुड स्टीवर्ड्स टू द प्लैनेट एंड टू सेफ गार्ड इट एज द अर्थ इज आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वर्तमान पीढ़ी की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह इस पृथ्वी का एक अच्छा हेल्पर बने। स्टीवर्ड मीन्स होता है ए पर्सन हु हेल्प एंड सपोर्ट टू समवन, एक मददगार बने इस प्लैनेट के, इस ग्रह के, एंड टू सेफ गार्ड इट, और इसकी सुरक्षा करें। एज क्योंकि द अर्थ इज आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पृथ्वी भी एक मृत ग्रह नहीं है, ये एक जीवित प्राणी है, जीवित ऑर्गेनिज्म है, ये जीव ही है। Therefore we must use the available resources wisely, इसलिए हमें इसके जो उपलब्ध संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना चाहिए। एंड हैंड ओवर अ हेल्दी प्लैनेट टू आवर चिल्ड्रन एंड नॉट द एलिंग वन, और हमें अपने बच्चों को एक हेल्दी यानी स्वस्थ ग्रह लौटाना चाहिए, ना कि एक एलिंग वन बीमार प्लैनेट लौटाना चाहिए। उसके बाद चौथा डिस्कशन का पॉइंट है द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स अवर एवरीडे लाइफ। जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है वो सीधे सीधे हमारे दैनिक जीवन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इसके बारे में डिस्कशन करिए। तो देखिए, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स, ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। दैट आर बैडली अफेक्टिंग मैनकाइंड, जो कि मानव समाज को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और यहाँ के पृथ्वी के जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको भी बुरी तरह से डिप्लीट कर रही हैं। इट इज़ द रूट काज ऑफ मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जनसंख्या यानी इट का मतलब यहाँ पॉपुलेशन से, ओवर पॉपुलेशन से, जनसंख्या वृद्धि ही ये जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं इनका मुख्य कारण है, रूट काज है। इट ऑल लीड्स टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जब ओवर पॉपुलेशन होता है तो गरीबी बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ती है। पुअर पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन अ डिस्ट्रेस्ड लाइफ। गरीब लोगों को एक तनाव भरी बेकार सी जिंदगी जीना पड़ता है। दे फेस स्टारवेशन, वह भूखमरी का भी सामना करते हैं। इट आल्सो काज बर्डन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। इसकी वजह से हमारी शिक्षा पर और हमारे स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ पर भी बर्डन पड़ता है, बोझ पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेस आर बीइंग कंज्यूम्ड रैपिडली टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। और जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो डिमांड है वो चूँकि बढ़ रही है, इसलिए हम नेचुरल रिसोर्सेस का कंजम्पशन, उपभोग भी बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 4 डिस्कशन के पॉइंट थे।
इसके बाद अगला टॉपिक है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें आप कुछ भाषा का ज्ञान सीखते हैं हर चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द फ्रेज इंटर आलिया मीनिंग अमंग अदर थिंग्स। आपने देखा होगा कि इस पाठ में एक शब्द आया था इंटर आलिया। ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं जिसका मतलब था कि अन्य चीज़ों के साथ साथ एक और, अन्य चीज़ों के बीच में। इज़ वन ऑफ द मेनी लैटिन एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश। ये ऐसे बहुत सारे लैटिन वर्ड्स में से एक था जिनका यूज हम इंग्लिश में करते हैं। फाइंड आउट व्हाट दीज लैटिन फ्रेजेस मीन। पता करिए डिक्शनरी से कि इन शब्दों का, इन लैटिन शब्दों का क्या यूज होता है, क्या मीनिंग होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब क्या है? एट द फर्स्ट ग्लांस या एट फर्स्ट साइट। हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया का मतलब पहली नज़र में जो चीज़ें दिखती हैं या जो हमको समझ में आता है उसको प्राइमा फेसी कहते हैं लैटिन में। उसके बाद जो कि इंग्लिश में भी यूज होता है। ओके, फिर दूसरा है एडहॉक। व्हाट इज द एडहॉक मीनिंग? एडहॉक मीन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज और सिचुएशन। किसी भी खास परिस्थिति या उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम चीज़ें उपयोग में लाते हैं उसे एडहॉक कहते हैं। जैसे कॉलेजों में टीचर्स जो होते हैं वो एडहॉक बेसिस पर रखे जाते हैं जब रेगुलर टीचर्स उपलब्ध नहीं होते। फिर तीसरा है इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब होता है इन सीक्रेट, छुपे रूप में। और दूसरा मीनिंग है इन अ जजेस प्राइवेट रूम विदाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेस और पब्लिक। कई बार जज के एक पर्सनल कमरे में बहस होती है, सुनवाई होती है केस की, जिसमें मीडिया वालों को और लोगों को जाने की मनाही होती है। उस प्रकार की प्रोसीडिंग को, उस प्रकार की सुनवाई को इन कैमरा प्रोसीडिंग कहते हैं। उसके बाद है एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम का मतलब होता है एंडलेस। एंडलेस मीन्स होता है हैविंग नो एंड, जिसका कोई अंत ना हो, उसको एड इन्फिनिटम बोलते हैं। उसके बाद अगले तीन और हैं, ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा। म्यूटाटिस, म्यूटाटिस म्यूटांडिस, म्यूटाटिस म्यूटांडिस। ओके, म्यूटाटिस म्यूटांडिस। इसका मतलब होता है हैविंग चेंज्ड व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। उसी चीज़ को बदलना जिसके बदलने की आवश्यकता थी। मान लीजिए कोई मशीन है आपके पास, उसमें कोई एक सामान खराब हो गया है, तो बाकी पूरी मशीन को बिना डिस्टर्ब किए उस पार्ट को चेंज कर दें तो उस चीज़ को कहते हैं म्यूटाटिस म्यूटांडिस। उसके बाद एक वर्ड, ये भी कानूनी भाषा का शब्द है कैविएट। कैविएट मीन्स होता है अ वार्निंग टू कंसीडर समथिंग बिफोर टेकिंग एनी मोर एक्शन। कोई भी एक्शन किसी के खिलाफ लेने के पहले उसको सुनवाई का मौका देना, ये कैविएट होता है। और अंतिम है टाबुला राजा। टाबुला राजा, इसका मतलब है एनीथिंग एग्जिस्टिंग अनडिस्टर्ब्ड इन इट्स ओरिजिनल और प्योर स्टेट। ऐसी कोई चीज़ जो अपने हूबहू रूप में बिना छेड़े बहुत दिनों तक रही आई है, उसको टाबुला राजा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ लैटिन के वर्ड थे और उनकी मीनिंग्स थी। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। तो अंतिम सेक्शन है इसका वर्किंग विथ वर्ड्स, शब्दों के साथ कार्य करना। तो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द टेक्स्ट एंड स्टडी देयर कनोटेशन। आप अपने इस चैप्टर में इन फ्रेजेस को ढूंढिए और उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में इनकी मीनिंग बताइए कि क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं। गिव्ड इन द इमेजिनेशन ऑफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू हैव अ पावरफुल इफेक्ट ऑन इमेजिनेशन। इसका मतलब होता है कि किसी के मन मस्तिष्क में एक प्रभावी कल्पना का जन्म देना, मतलब कोई व्यक्ति प्रभावी तरीके से किसी मामले में सोच सके। उसके बाद दूसरा है डांड अपॉन। डांड अपॉन मीन्स होता है बिकम अपरेंट, स्पष्ट होना, बिकम ऑब्वियस, साफ, स्पष्ट। फिर तीसरा है असर्ड इन, असर्ड, ओके, असर्ड इन।
इसका मतलब होता है बिगिन द न्यू आइडिया, किसी नए आइडिया को शुरू करना, नए विचार को समाज को देना। उसके बाद चौथा है पास्ड इनटू करंट कॉइन। इसका मतलब होता है बिकम अ पार्ट ऑफ करंट यूजेस। कोई चीज़ किसी भी समय, उस समय प्रचलित भाषा के, उस समय प्रचलित संसाधनों के, उस समय प्रचलित चीज़ों के बीच में आ जाए। उसके बाद है अंतिम पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर। पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर का मतलब है अ थिंग दैट मेक्स समथिंग पॉसिबल टू हैपन। एक ऐसी चीज़ जो किसी कार्य के लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसके बिना कोई कार्य ना हो पाए। तो ये कुछ मीनिंग्स थे। अब इसके अगले हिस्से में है द वर्ड्स ग्रिप, डॉन, अर्स, कॉइन, पासपोर्ट हैव अ लिटरल एज वेल एज अ फिगरेटिव मीनिंग। मतलब इन वर्डों का शाब्दिक अर्थ भी होता है और उनका कलात्मक अर्थ भी होता है। रचनात्मक अर्थ यानी जो हिंदी में हम पढ़ते हैं काव्य की भाषा में जो यूज होता है वो भी है। राइट पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग ईच वर्ड्स इन अ लिटरल एज वेल एज फिगरेटिव सेंस। तो इन शब्दों के दो दो सेंटेंसेस बनाइए, एक में उनकी सामान्य मीनिंग जो हम यूज़ करते हैं और एक में फिगरेटिव मीनिंग यानी जो साहित्यों में यूज होती है उसका यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला है ग्रिप। तो ग्रिप मीन्स वैसे कंट्रोल होता है, पकड़ होती है। तो देखिए सामान्य यूज क्या है इसका। शी ग्रिप्ड हर फीट फर्मली ऑन स्लिपरी रॉक। फिसलन वाली चट्टान में उसने अपने पैर मजबूती से जमाए, ग्रिप किए। और इसका आर्काइक या फिगरेटिव यूज है द रीजन इज इन ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव्स। जो ये क्षेत्र है ये ठंडी हवाओं के गिरफ्त में है। अब गिरफ्त यानी जकड़न में है। अब इसका मतलब कंट्रोल में नहीं, एक फिगरेटिव मीनिंग है इसके। उसके बाद दूसरा है डॉन। आप डॉन का सामान्य रूप जानते हैं कि सुबह सुबह का समय जो होता है वो डॉन होता है, जिस समय पहली लाइट अपीयर होती है। तो इसका पहला यूज देखिए, वी शुड वेक अप एट डॉन डेली। हमको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। और दूसरा फिगरेटिव मीनिंग द ट्रबल डॉन्ड ऑन हर फेस। जो कष्ट है उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। जो फिगरेटिव मीनिंग है उसका मतलब है डॉन्ड ऑन यानी स्पष्ट दिखाई देना। उसके बाद दूसरा है अशर। अशर मीन्स क्या होता है। इसका मतलब होता है रास्ता दिखाना, सामान्य मतलब इसका। द अटेंडेंट असर्ड अस टू आवर सीट। जो अटेंडेंट था वो हमको हमारी सीट तक ले गया, हमारी सीट तक पहुंचने में हमारी मदद की। और दूसरा, इसका दूसरी मीनिंग अभी हम पीछे पढ़े हैं, न्यू आइडिया होता है। तो देखिए द मोबाइल फोन असर्ड इन द न्यू ईयर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब संचार के नए युग का जन्म दिया है मोबाइल फोन। उसके बाद कॉइन जानते हैं सिक्का होता है। तो सामान्य अर्थ में क्या है, द कैप्टन टॉस्ड द कॉइन। कैप्टन ने सिक्का उछाला। और इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है द न्यू आइडिया वाज क्वाइंड बाय द फिलोसफर। एक दार्शनिक के द्वारा एक नया विचार जनमानस में यूज करने के लिए उपयोग किया गया। मतलब उसके दिए गए आइडिया सामान्य रूप से भी यूज होने लगे। उसके बाद अंत में है पासपोर्ट। पासपोर्ट आप जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो इसका जो लिटरल यूज है वो है वी मस्ट कैरी पासपोर्ट ड्यूरिंग फॉरेन टूर। हमें विदेश यात्राओं के समय पासपोर्ट निश्चित रूप से रखना चाहिए। और इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो है एजुकेशन इज पासपोर्ट टू सक्सेस। जो एजुकेशन है वो हमारी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पासपोर्ट की मीनिंग है इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।